हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट और बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट। और इस समय जिस चीज पे हमारा फोकस है वो सीटेट के पेपर सेकंड के सोशल साइंस और स्टडीज पे चल रहा है, जिसका हम हिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इसके सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने स्टूडेंट जाना था वो था पोस्ट मुगल रूल, जिसको कि हमने तीन पार्ट में कंप्लीट किया था और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, हिस्ट्री में ही है, जो कि बता रहा है नेशनल मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म। जैसा कि अभी तक हम लोग ने देखा है कि अभी तक मुगलों का राज्य था भारत में, और मुगलों के राज्य के बाद बहुत से परिवर्तन हमने पोस्ट मुगल रूल में देखे हैं। अब बात आती है कि भारत में 19 एंड 20th सेंचुरी में बहुत से नेशनल मूवमेंट हुए और उससे समाज में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो आइए इस चैप्टर को भी पार्ट वाइज हम समझते हैं और आज स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट, नेशनल मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म का पार्ट 1। जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी कि जैसे जैसे मुगलों का आधिपत्य भारत से समाप्त होना शुरू हुआ, भारत में नए नई शक्तियां और नए नए जो क्षेत्रीय पावर थी वो हमें देखने को मिली। तो इस हिसाब से बहुत से सामाजिक परिवर्तन हमें अपने भारत के इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के पार्ट में अगर देखते हैं तो 19 एंड 20th सेंचुरी जो है भारतीय इतिहास में, उसे कैरेक्टराइज किया जाता है एज ए सोशल रिफॉर्मर। समाज को परिवर्तन और बदलने के तरीके में इसको देखा जाता है 19वीं और 20वीं शताब्दी को, क्योंकि इसमें बहुत से नए कस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसका अपोजिशन देखने को मिलता है, उसका रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत से सामाजिक रूप से रिफॉर्म हमें इन शताब्दियों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका नेशनल मूवमेंट है, ये लिबरल एंड नोबल वे था। यहाँ पे इस समय जो जीवन यापन था वो काफी लिबरल था और बहुत से हमें सोशल इविल भी इस समय देखने को मिलते हैं, यानी कि सामाजिक धब्बे या सामाजिक श्राप आप कह सकते हो, जैसे कि फीमेल फेंटिसाइड्स, भ्रूण हत्या होती थी, सती प्रथा थी प्रचलन में, चाइल्ड मैरिज थी, कास्ट सिस्टम था हमारे समाज में, पर्दा प्रथा था, बैन था फीमेल एजुकेशन पर, तथा विडो की रीमैरिज पर भी बैन था। तो ये कुछ ऐसे सामाजिक दोष हमें भी इंडियन सोसाइटी में उस समय देखने को मिलते हैं। और अगर इन पे हम बात करें तो लीगली बैन हुआ था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमें पता है कि भारत में प्राचीन समय में कास्ट सिस्टम था, जो ओवरऑल पैटर्न था काम करने का, वो 4 कैटेगरीज में कास्ट में बटा हुआ था। लेकिन 1850 पे पहली बार उस पे लीगल यानी कि कानूनी रूप से उसको बंद किया गया, उसको एक तरीके से उसको बैन किया गया। और बैन करने वाली जो संस्था थी वो थी ब्रिटिश इंडिया एंड कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो था, उसको 1850 में वो एक्टिव हुआ और उसने पहली बार इसको बैन किया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर मैं 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करूं तो और भी बहुत सी चीजें हमें उस समय के इतिहास में देखने को मिलती हैं, लाइक एक्सपोजर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का काफी बोलबाला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे, यूरोपियंस थे, आइडियाज एंड मॉडर्न मीन्स था कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगे थे, लाइफ स्टाइल में चेंज आने लगा था। लिटरेचर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म एंड मूवमेंट। जितने भी हमें उस समय के सोशल रिफॉर्म या मूवमेंट देखने को मिलते हैं, उसके पीछे जो रीजन था वो था लिटरेचर। लिटरेचर इतना ताकतवर था जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन होना शुरू हुआ। और रिफॉर्म, ये जो सोशल रिफॉर्म है वो हमें उपनिषद, बुद्धिज्म तथा जैनिज्म और विजरायन में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी, ये सोशल रिफॉर्म का बोलबाला था। लोग अपनी फिलॉसफी, अपने थॉट, अपने नॉलेज के जरिए समाज को बदलने की तरफ निकल पड़े थे। और इसमें जो सबसे ताकतवर भारतीय क्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल रिनेसेंस आपको उस समय का देखने को मिलता है, बंगाल पुनर्जागरण। और उसके पीछे जो रीजन था वो एक इंटेलेक्चुअल अवेकिंग थी बंगाल की, जिसकी वजह से इसे पुनर्जागरण कहा जाता है, क्योंकि वहां पे उस समय
यूरोपियन नॉलेज स्प्रेड हो रही थी, स्पेशली फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर, ये सारा स्प्रेड हो रहा था उस समाज में, और उसने एक नए परिवर्तन की ओर दिशा दिखाई। और अगर मैं बात करूं तो बंगाल के जो लोग थे उनमें भी ऐसे रिफॉर्मर थे जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हो, हाइलाइटेड हैं। इन्होंने पूरे समाज को बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें थे राजा राम मोहन रॉय, हेनरी लुइस, देवेंद्र नाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मिचेल मधुसूदन दत्त एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड स्वामी विवेकानंद। ये सारे ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज को बदलने में अपनी बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा कि अभी हम लोग ने बात की कि बंगाल एक पुनर्जागरण के रूप में उस समय देखने को मिला, तो उस समय जो मूवमेंट हो रहा था, नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, उसमें सबसे पहला मूवमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो आत्मीय सभा और उसके बाद ब्रह्म सभा हमें देखने को मिलता है, जो कि लोगों को इकट्ठा करता था, उनकी राय, उनकी फिलॉसफी को इकट्ठा करता था और पूरे समाज को बदलने की कोशिश करता था। तो जो थे आत्मीय सभा के जो फाउंडर थे वो थे राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अपोज किया था मूर्ति पूजन को, आइडोलैट्री को इन्होंने अपोजिशन किया था, उसका विरोध किया था, सती प्रथा को इन्होंने विरोध किया था, पॉलीगैमी बहुविवाह को इन्होंने अपोज किया था, कास्ट सिस्टम को जो कि जाति प्रथा थी समाज में, और फेवर किया था उन्होंने रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो, जो विधवा हिंदू थी उनकी रीमैरिज को इन्होंने एक तरीके से फेवर उसका किया था। तो ये बहुत बड़ी ताकत थी आत्मीय सभा की, जो कि उस समय 1814 में ये सभा बनी, और ही बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। क्योंकि ये इस प्रिंसिपल पे चलते थे, ह्यूमन की डिग्निटी, तो इसीलिए इन्होंने विडो की रीमैरिज को, सती प्रथा को, ये ऐसे जो समाज के इविल थे उसका इन्होंने अपोजिशन किया था, उस और अपनी डिग्निटी यानी कि समाज में इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने की बात करी, और हिंदू विडो जो थी उनकी रीमैरिज की इन्होंने बात करी। फिर वहां पे अगर हम देखें तो इंग्लिश स्कूल एज वेल एज वेदांता स्कूल चल रहे थे बंगाल में, आत्मीय सभा बंगाल में लगभग 1825 के लगभग। स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंटेड अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न। स्कूल ऑफ थॉट जो था वो मिक्सचर था इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट का, जिससे भी समाज में काफी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। Humanism, widow remarriage or education of the girl was the focus at that time in Atmi Sabha and Brahma Samaj. आत्मीय एवं ब्रह्म समाज के बाद अब हमारा जो तीसरा नेशनल मूवमेंट जो था, जो फेमस हुआ या बंगाल में या पूरे भारत में जिसने अपना परचम लहराया था, वो था प्रार्थना समाज। इसके जो फाउंडर थे या इसको एस्टेब्लिश करने वाले थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, जो कि महाराष्ट्र में इन्होंने 1867 में इसको एस्टेब्लिश किया। और ये बहुत ज्यादा जो इंस्पायर थे वो केसी सेन से इंस्पायर थे, और आत्माराम ने जो वैल्यू रखी इस समाज की, उसमें जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ये फोकस करना चाहते थे, और साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ ऑल द कास्ट, ये इनका मेन एक तरीके से मोटो था। इसीलिए इन्होंने डिस्करेज किया कास्ट सिस्टम को, इनकरेज किया वुमेन एजुकेशन को, प्रमोट किया इन्होंने विडो की रीमैरिज को, और साथ ही साथ इन्होंने एक नई चीज को प्रमोट किया, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, यानी कि जो बाल विवाह की प्रथा थी उस समय समाज में, उसकी जगह जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाने पे इन्होंने बल दिया। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा नेशनल मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम और पार्ट में जानेंगे, पार्ट 2 एंड 3 में जाके ये कंप्लीट होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए, अपने टाइम को सही से यूज करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।